हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपाठ चलें। आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। आज से जो है मॉडर्न हिस्ट्री की डेली क्लासेस चलेंगी, डेली लेक्चर लगेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। और हम लोगों का टारगेट है कि ऑलमोस्ट 45 डेज़ में मॉडर्न हिस्ट्री का सारा सिलेबस कंप्लीट करना और मॉडर्न हिस्ट्री को कंसेप्ट वाइज अच्छे से हर एक पार्ट को, थियोरेटिकल पार्ट को या फैक्चुअल पार्ट को अच्छे से पढ़ना, ताकि वो सारे पार्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, उस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना। तो आज से जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होंगी। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हुई थी, पर कुछ फैकल्टी के प्रॉब्लम की वजह से एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस रोकनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फैकल्टी है नहीं। मैं वीडियोस को खुद ही बनाता हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ, मटेरियल भी खुद ही तैयार करता हूँ। तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री कुछ दिन रुके रहेंगी, पर मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू हो रही है और लेक्चर डेली लगेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आप लोग चैनल से जो है जुड़े रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लेक्चर इंग्लिश में होंगे और लैंग्वेज जो है वो, मेरा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए, आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री का जो उद्भव है वो कहीं ना कहीं 1707 से माना जाता है। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का उद्भव ही जो है वो 1707 से माना जाता है। 1707 क्यों माना जाता है? क्योंकि 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ हुई थी। डेथ ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब के ही डेथ को जो है ये माना जाता है कि औरंगजेब का जो डेथ था वही मुगलों के पतन का कारण बना। वहीं से जो है मुगलों का पतन शुरू हुआ, मुगल्स का वहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ। धीरे धीरे करके मुगल सीधे जिस तरीके से मुगल्स का एक समय में ग्राफ ऊपर गया था, जैसे ये मुगल्स का ग्राफ गया, बाबर से लेके हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके समय में जो है ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया था। उसी तरीके से लेटर मुगल्स के समय में जो है वो ग्राफ जो है ये ऐसे ऊपर जाने के बाद ये सीधे ऐसे नीचे ही गया है। ग्राफ ऊपर उठ ही नहीं पाया उस समय, क्योंकि औरंगजेब की दुर्नीतियों के कारण, औरंगजेब की कुछ गलत दुर्नीतियों के कारण जो है इतना खराब अवस्था हो गया था मुगल सल्तनत का कि छोटे छोटे राजा अपने आप को शेर समझने लगे थे। आप लोग समझ ही पा रहे हैं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। शेर तो वो थे ही, पर बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव उनका बढ़ गया था। इसीलिए जो है मुगलों का धीरे धीरे करके जो है पतन होता गया, और पतन ऐसा हुआ कि वो फिर कभी उबर ही नहीं पाए। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मुगलों का पतन हुआ, कारण क्या था मुगलों के पतन का। 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से राजा हुए मुगलों में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल का नाम आप लोग सामने देख सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैंने बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। मैं 17 बीपीएससी मेंस में अपीयर कर चुका हूँ और बहुत सारे मेंस में मैं अपीयर कर चुका हूँ, पर उतनी जगह थी नहीं कि मैं सारे मेंस को लिखूँ यहाँ पर। तो मैंने एक ही अभी फ़िलहाल वाला लिखा है। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसे आप लोग ऐड कर लेंगे। आपको वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है फेमस बहादुर शाह जफर के सरेंडर का, जो उन्होंने 1857 की क्रांति की बागडोर संभाली थी। ये है सरेंडर, फेमस सरेंडर ऑफ बहादुर शाह जफर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के डेथ के बाद आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या होने लगा कि मुगल सल्तनत जो इतनी
इतने ग्राफ में अगर ग्राफ देखा जाए तो मुगल सल्तनत का ग्राफ बाबर के समय से हमेशा ऊंचा ही गया है, कभी नीचा नहीं हुआ है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में हो, वो ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया। तो ऐसा क्या हुआ 1707 के बाद कि वो ग्राफ हमेशा नीचे ही चला गया? पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए यहाँ सीधे सीधे मैंने लिख रखा है, द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। याद रखेंगे 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ था। इट वॉज इन नो पोजिशन टू मिलिटरली इन्फोर्स इट रेगुलेशन ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ एम्पायर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सेना जो थी, मुगल मिलिट्री जो थी, उनके पास उस तरीके की ताकत नहीं थी कि वो फिर से अपने पावर को इन्फोर्स कर पाए। ताकत ना होने का कारण क्या था? ताकत ना होने का कारण ये था कि नीचे दक्कन में एक शेर आकर बैठ गया था, एक शेर कम्युनिटी आकर बैठ गई थी जिसे हम लोग कहते हैं मराठा। ठीक है, मराठा साम्राज्य जो है औरंगजेब के नाक में शुरू से दम करके रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के नाक में दम कर रखे थे। उसके बाद संभाजी ने भी, छत्रपति संभाजी ने भी औरंगजेब के नाक में बहुत दिनों तक दम करके रखा। संभाजी के बाद जो भी छत्रपति हुए वो उतने कारगर नहीं थे, पर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के समय में जो है मुगल सल्तनत को भारी से भारी नुकसान जो है पहुंचाया गया है। इसलिए उस नुकसान के कारण जो है आप लोग ये कह सकते हैं कि मुगल मिलिट्री जो है उस पोजीशन में ही नहीं थी कि फिर से वो अपने आप को जो है उस पोजीशन में ला सके जिस पोजीशन में वो 1707 के पहले थी। एज अ रिजल्ट मैनी प्रोविंशियल गवर्नर्स, यहाँ किन प्रोविंशियल गवर्नर्स की बात हो रही है? यहाँ सीधे सीधे मराठाओं की बात हो रही है। स्टार्टेड टू असर्ट देयर अथॉरिटी, मेनी किंगडम्स दैट वर अर्लियर सब्जुगेटेड बाय द मुगल्स आल्सो स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। देखिए सब्जुगेटेड यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ना, क्योंकि 1707 के पहले मराठा जो थे वो कहीं ना कहीं मुगल दरबार के अंडर में जो है वो किसी न किसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करते थे। जैसे अगर आप शाहजी भोसले की बात कर लें, जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता हुआ करते थे, शाहजी भोसले भी जो है वो मुगल साम्राज्य में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे। जब उन्होंने देखा कि मुगल पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, धीरे धीरे वीकेंड ही होते जा रही है, तब उन्होंने जो है भोसले क्लैन की स्थापना की, भोसले साम्राज्य की स्थापना की, और वहीं से जो है मराठा साम्राज्य का उद्भव शुरू हुआ। मराठा साम्राज्य जिसे हम लोग स्वराज्य साम्राज्य भी कहते हैं। ठीक है, अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई। ठीक है, जैसे कि शाहजहां की मृत्यु के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई थी दारा सिकों के बीच, औरंगजेब के बीच और उसके जितने भी बच्चे थे, उसी तरह औरंगजेब के जो 3 बच्चे थे उनके बीच में जो है वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई। वो बच्चे थे मुअज्जम जो कि काबुल का गवर्नर था, मोहम्मद कामबख्श जो कि दक्कन का गवर्नर था, और मोहम्मद आजम शाह जो कि गुजरात का गवर्नर था। इन तीनों के बीच में जो है एक स्ट्रगल शुरू होती है। इस स्ट्रगल, यहाँ पर जो स्ट्रगल शुरू होती है वो सीधे सीधे मुगल सल्तनत का महाराज बनने के लिए। तो इसमें विजयी कौन होता है? इसमें विजयी होते हैं फाइनली मुअज्जम इमर्ज विक्टोरियस आफ्टर डिफीटेड मोहम्मद आजम शाह। मुअज्जम ने किसको हराया? मोहम्मद आजम शाह को हराया इन द बैटल ऑफ जजाऊ। ठीक है, बैटल ऑफ जजाऊ किस साल में हुआ था? आपको याद रखना है, बैटल ऑफ जजाऊ 1707 में ही हुआ था। ठीक है, एंड असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ बहादुर शाह वन। मुअज्जम ने बहादुर शाह वन का टाइटल लिया, मोहम्मद आजम शाह को बैटल ऑफ जजाऊ में हराया 1707 में, और वो जो है बना राजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ किंग्स दे दिया है, औरंगजेब के बाद कौन कौन से किंग हुए। ये क्रोनोलॉजी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। जैसे यहाँ देखिए, मुअज्जम या बहादुर शाह वन पहले थे, उसके बाद जहानदार शाह, फर्रुख सियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर दो, शाह आलम या अली गौहर, अकबर दो या बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दो। ये क्रोनोलॉजी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। साल याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा राजा किसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है 150 साल में 11 राजा बदले हैं। वहाँ 1526 से लेकर 1707 के बीच में मात्र 6 राजा हुए, और यहाँ 1707 से लेकर 1857 के बीच 11 राजा हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनएफिशिएंट हो गया था, कितना ही
मुगल साम्राज्य इनएफिशिएंट हो चुका था कि 11 राजा 150 साल में बदल रहे, यानी एक राजा ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा रह ही नहीं रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किंग्स की तरफ शुरू करेंगे हम लोग मुअज्जम या बहादुर शाह वन से। देखिए, बहादुर शाह वन असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है उनका टाइटल था, उनका असली नाम था मुअज्जम, या आप लोग शाह आलम वन भी कह सकते हैं। बहादुर शाह उन्होंने टाइटल रिटेन किया था। 63 साल की उम्र में जो है वो राजा बने थे, यानी बूढ़े ही हो गए थे उस समय। 63 की उम्र में वो बने राजा। He followed a policy of compromise towards the noble, granting them appropriate territories and postings, pardoning even those nobles who had supported his rivals. देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। औरंगजेब की बात जो है, मुगल कोर्ट जो है 4 भाग में डिवाइड हो गया था। नोबल्स जो होते थे कोर्ट में, वो 4 भाग में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, वो 4 कौन कौन से थे? पहला था ईरानी, दूसरा था तुरानी, तीसरा था अफगानी, और चौथा था हिंदुस्तानी। देखिए, इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईरानी जो है वो उनका वो ईरान के डिसेंडेंट हुआ करते थे। तुरानी जो है वो तुर्की के डिसेंडेंट हुआ करते थे, तुर्क हुआ करते थे। अफगानी जो है उनका डिसेंडेंट अफगान से मिलता था, वो अफगान से उनका डिसेंडेंसी मिलता था। और हिंदुस्तानी जो है उन्हें कहा जाता था जो भारत के जो है मुस्लिम होते थे। भारत के मुस्लिम्स को हिंदुस्तानी कहा जाता था। ठीक है, तो ये 4 पार्टीज में जो है मुगल कोर्ट जो है बंट चुका था। तो सीधी सी बात है, अगर 4 पार्टीज में मुगल कोर्ट बंट जाएगा तो वहां पर जो है सबको खुश करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज टुवर्ड्स द नोबल, ग्रांटिंग देम अप्रोप्रिएट टेरिटरीज। उन्हें अप्रोप्रिएट टेरिटरीज भी ग्रांट की गई, पोस्टिंग्स ग्रांट की गई, पार्डोनिंग इवन दोज नोबल्स हु हैव सपोर्टेड हिज राइवल्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा है हिस्टोरियंस ऑफन बिलीव दैट द रियल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ हिज वजीर जुल्फिकार खान। अब सीधे सीधे आपने यहाँ पर देख लिया कि बहादुर शाह के समय में वजीर कौन था? जुल्फिकार खान। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक राजा से जुड़ा कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट वजीर है जिसने उस राजा के पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इसलिए आपको वजीर याद होना बहुत जरूरी है। बहादुर शाह के समय में वजीर कौन थे? जुल्फिकार खान। अब ये जुल्फिकार खान जो थे, ये आपके ईरानी पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये अडॉप्टेड अ मोर टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज, यानी औरंगजेब के समय में आप जानते ही हैं कि टॉलरेंट एटीट्यूड औरंगजेब का बिल्कुल भी नहीं था। उसने जिजिया भी लगा रखा था, उसने हिंदू पिलग्रिमेज टैक्स जो अकबर ने बंद करवाया था वो भी लगा रखा था। ठीक है, पर इस यहाँ पर बहादुर शाह ने कभी भी जिजिया को अबॉलिश नहीं किया। ही नेवर अबॉलिश द जिजिया। ही एक्नॉलेज द इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ जो इतनी सालों से इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा था, उसको भी इसने एक्नॉलेज किया। ही रिलीज साहू इन 1689। शाहू को औरंगजेब ने जो बंदी बना रखा था, छत्रपति शाहू को औरंगजेब ने बंदी बना रखा था, उन्हें 1689 में जो रिलीज कर दिया गया। He released Shahu in 1689 but did not recognize him as the rightful Maratha king. ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, फर्क नहीं पड़ता रिकॉग्निशन से। He granted them सरदेशमुखी of दक्कन, सरदेशमुखी उन्हें मिल गया, and चौथ and thus could not satisfy them fully। देखिए, चौथ और सरदेशमुखी का मतलब मैं आपको बता दूं। चौथ मतलब होता है 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, ये हो गया आपका चौथ। ठीक है, अब आ जाते हैं सरदेशमुखी की तरफ। तो सरदेशमुखी क्या होता है? सरदेशमुखी होता है एक्स्ट्रा 10% टैक्स ऑन प्रोड्यूस। ठीक है, किसी क्षेत्र में मान लीजिए आपका बहुत अच्छी खेती हो रही है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, तो वहाँ पर सरदेशमुखी एक्स्ट्रा 10% लगाया जाता था। उसके अलावा जो है बाकी क्षेत्रों में जो है चौथ से जो है कलेक्शन किए जाते थे। चौथ का मतलब होता है 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी 25% जो है आपको पे करना है प्रोड्यूस का। ही वॉज हाउएवर सक्सेसफुली इन
कंसिलिएटिंग छत्रसाल, छत्रसाल को भी खुश करने में। यानी देखिए, इसके बाद जो भी राजा हुए हैं उनका एक ही मोटिव था कि बाकी राजाओं को खुश करके रखना है, ताकि वो हमारे ऊपर अटैक न करें और हम शांति से अपना राजपाट चलाते रहें। छत्रसाल द बुंदेला चीफ एंड चूड़ामान the Jat chief who also joined him in the campaign against the Sikh. He gave a high mansab to Guru Gobind Singh. गुरु गोविंद सिंह जी को हाई मनसब किसने दिया था? बहादुर शाह वन को, याद रखेंगे। बट बंदा बहादुर रिबेल्ड, ही डिफीटेड बंदा बहादुर एट लोहागढ़ फोर्ट। लोहागढ़ फोर्ट नाम का एक जगह है, वहां पर इन्होंने जो है बंदा बहादुर को जो है डिफीट किया था, बंदा बहादुर को हराया था। ठीक है, याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी को इन्होंने हाई मनसब दिया था। तो इस बहादुर शाह वन से आपको फैक्चुअल डाटा कौन कौन से मिले? 63 ईयर के एज में इन्होंने थ्रोन असेंडेंसी किया था। इनके समय में वजीर कौन थे? जुल्फिकार खान, ठीक है, जो कि ईरानी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जिजिया अबॉलिश नहीं किया था। ही अडॉप्टेड अ मोर टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू। मेवाड़ और मारवाड़ को एक्नॉलेज किया गया था। साहू को रिलीज किया था 1689 में। और यहाँ पर सरदेशमुखी और चौथ भी जो है वो मराठाओं को दे दिया गया था कि आप लोग दक्खन का सरदेशमुखी और चौथ भी जो है कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी को इन्होंने हाई मनसब दिया था और बंदा बहादुर को जो है लोहागढ़ फोर्ट में हराया था। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल डाटा आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आ जाते हैं जहानदार शाह में। जहानदार शाह वॉज द फर्स्ट पपेट रूलर इन मुगल इंडिया। याद रखेंगे आप लोग, पहला पपेट रूलर। पपेट रूलर का मतलब क्या होता है? यानी अपनी उंगलियों पे नचाना, हम जैसे बोलेंगे वो वैसा ही करेगा। ठीक है, he ascended the throne because of the support of most powerful Iranian noble and his वजीर जुल्फिकार खान। देखिए यहाँ भी जुल्फिकार खान का नाम आ गया। यानी बहादुर शाह वन के समय में भी कौन था? जुल्फिकार खान। जहानदार शाह के समय में भी कौन था? जुल्फिकार खान। who has reins of his executive in his hand. Now nobles became direct aspirants to the throne। ठीक है, नोबल इतने ही पावरफुल हो गए थे कि वो डायरेक्ट एस्पिरेंट बनते थे थ्रोन के, कि किंग को मार के हम बैठेंगे गद्दी पे। क्योंकि देखिए, अगर कोई ऐसा आदमी, कोई किंग है जो गद्दी पे बैठा है, वो वहां बैठने का लायक नहीं है और उसका राजपाट हम चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में कभी तो आएगा कि इसको हटाकर हम बैठें। अगर हम लाएंगे तो हमको बैठना चाहिए। इसलिए सीधे सीधे जो नोबल्स जो हैं वो डायरेक्ट एस्पिरेंट बनते थे थ्रोन के। एंड दे यूज द प्रिंसेस एज मेयर पॉन्स टू कैप्चर ऑथोरियन पोजिशंस। जो प्रिंसेस होते थे, जो राजा होते थे, ये सिर्फ उन्हें यूज करते थे अच्छे अच्छे पोजीशंस पे बैठने के लिए। ही अबॉलिश्ड जिजिया। अब देखिए, जहानदार शाह ने जिजिया अबॉलिश किया था। एंड अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ मिर्जा राज सवाई। मिर्जा राज सवाई का टाइटल दिया था किसे? जय सिंह ऑफ आम्बेर। और उन्हें अपॉइंटेड किया गया था किस पोजीशन पे? अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मालवा। एंड गिव द टाइटल ऑफ महाराजा टू अजीत सिंह। अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया और गवर्नर ऑफ गुजरात, गुजरात के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया। ही ऑल्सो ग्रांटेड दिस चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ दक्कन टू साहू। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी जो है इन्होंने साहू को दे दिया था दक्कन का। ठीक है, अग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ था? चौथ और सरदेशमुखी का अग्रीमेंट दाऊद खान पानी और साहू के बीच हुआ था 1711 में। ठीक है, दाऊद खान पानी कौन था? दाऊद खान पानी जो है वो था डेक्कन गवर्नर, उस टाइम का डेक्कन गवर्नर होता था। एंड ऑल्सो रिकंसील्ड विद चूड़ामान जाट एंड छत्रसाल बुंदेला। इन लोग को तो छोड़ ही दीजिए, लोग किसी काम के नहीं थे। ही गेव अप टोडरमल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया, जो अकबर के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एंड इज इनफेमस इन हिस्ट्री फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इविल प्रैक्टिस ऑफ इजरा, रेवेन्यू फार्मिंग। इजरा के बारे में मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा। परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ क्या होता था? यहाँ पर जो है एक परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है और जो हाईएस्ट बिडर होता था, उसे जो है उस जगह के जमीन की जो है
ठेकेदारी दे दी जाती थी कि यहाँ से जितना भी तुम्हारा टैक्सेशन आएगा, जितना भी रेवेन्यू आएगा वो तुम्हें कलेक्ट करके हमें पे करना है। सेम चीज़ जो है वो इजरा के साथ है। यहाँ भी क्या होता था, एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता था और हाईएस्ट बिडर जो होता था, हाईएस्ट बिडर को जो है उस ज़मीन की ठेकेदारी दे दी जाती थी, ज़मींदारी दे दी जाती थी और वो जो है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके महाराज जो होते थे, जो ये राजा होते थे जहांदार शाह, इन्हें पेमेंट करते थे। ठीक है, तो यहीं पर ये चीज़ें शुरू हुई। तो यहाँ पे फैक्ट कौन कौन से हमें मिले। जहांदार शाह वॉज द फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ इंडिया। जहांदार शाह पहला पपेट रूलर था। इनके टाइम भी जो है जुल्फिकार खान जो है वो वजीर था। इसके टाइम, इनके टाइम में क्या हुआ था, नोबल्स बिकेम डायरेक्ट एस्पिरेंट्स ऑफ द थ्रोन। मतलब नोबल ही चाहता है कि अब हम ही बने राजा। ठीक है, इन्होंने जिजिया को अबॉलिश करवाया था, जिजिया को इसने अबॉलिश करवा दिया था। मिर्जा राज सवाई का टाइटल दिया था जय सिंह ऑफ आम्बेर को और उसे अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ मालवा के तौर पे। और महाराजा का टाइटल दिया था अजीत सिंह को, जिसे अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ गुजरात के तौर पे। चौथ और सरदेशमुखी भी जो है वो पेमेंट किया गया था। चौथ और सरदेशमुखी भी इन्होंने दिया था। किसके बीच अग्रीमेंट हुआ था, दाऊद खान पानी और छत्रपति शाहू के बीच 1711 में जो है अग्रीमेंट हुआ था। दाऊद खान पानी कौन थे, वो दक्कन के गवर्नर थे उस समय। इसने टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और इजरा के प्रैक्टिस को शुरू करवाया था, जो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट से मैच करता है। ये जो है ये जहांदार शाह का फोटो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके पहले पेज में मैंने यहाँ पर जो है ये जो है बहादुर शाह 1 है और ये हमारे बंदा बहादुर जी हैं, इनकी फोटो मैंने लगा रखी है। बढ़ते हैं आगे फर्रुख सियर की तरफ। फर्रुख सियर में आपको अच्छा डाटा मिलेगा। फर्रुख सियर, ब्रदर ऑफ जहांदार शाह, हु डिफीटेड जहांदार शाह एट आगरा इन 1713। ठीक है, जहांदार शाह का भाई था जिसने इस जहांदार शाह को आगरा में हराया था 1713 में। ही केम टू थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर के हेल्प से थ्रोन पर बैठा था। देखिए यहाँ पर फिर एक नोबल आ गया, फिर एक किंग मेकर आ गया। ठीक है, हु प्रमोटेड द पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय अर्लियर बाय जुल्फिकार खान बट हैड हिम मर्डर्ड। अब सोचिए, इतना पावरफुल नोबल है कि किंग को मरवा दे रहा है। एंड अपॉइंटेड देमसेल्व्स ऑन की पोजीशंस, अपने आप को ही की पोजीशंस पे अपॉइंट भी करवा ले रहे हैं। कौन कौन थे ये, अब्दुल्ला खान थे जो कि वजीर के पोजीशन पे अपने आप को अपॉइंट किए थे, और हुसैन अली खान थे जो कि मीर बख्शी की पोजीशन पे अपने आप को अपॉइंट करवाए थे। ठीक है, The Sayyid brother tries to reconcile with the Rajput, Maratha and Jat, were also able to suppress the Sikh revolt. It was during Farrukh Siyar reign that the बंदा बहादुर जो थे हमारे फर्रुख सियर के समय में जो है, बंदा बहादुर जी को जो है वो गुरदासपुर में उन्हें एज अ प्रिजनर पकड़ा गया था और दिल्ली में उन्हें जो है एग्जीक्यूट किया गया था। कब किया गया था, 19 जून 1716 में। ठीक है, In 1717, the emperor handlessly granted to East India Company, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या ग्रांट किया था, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, जिसको हम लोग फरमान भी कहते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज। फरमान हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। सैयद ब्रदर कंप्लीटली अबॉलिश जिजिया, इन्होंने जिजिया को जो है पूरी तरीका से खत्म कर दिया था। एंड अबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स भी पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया गया। कुछ प्लेसेस में जो है पिलग्रिमेज टैक्स खत्म कर दिया गया था, पर जिजिया जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। Due to overwhelming power of Sayyid brothers, friction arose between Farrukh Siyar and Sayyid brothers. The emperor thrice plotted against Sayyid brothers. अब देखिए, नोबल भी किंग को मारना चाह रहा है, एम्परर को मारना चाह रहा है, एम्परर भी नोबल्स को मारना चाह रहा है। तो यहाँ आपस में ही इतने लोग उलझे हुए हैं कि साम्राज्य को क्या आगे बढ़ाएंगे। साम्राज्य को तो आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे, आपस में ही उलझे हुए हैं। ठीक है, क्या होता है फिर 1719 में, 1719 में जो है सैयद ब्रदर्स मेड अ सेटलमेंट विद बालाजी विश्वनाथ। अब आप लोग पूछेंगे कि बालाजी विश्वनाथ कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू के जो हैं, बालाजी विश्वनाथ, ये कौन थे, ये थे आपके पेशवा। किसके पेशवा थे ये, साहू के। ये छत्रपति साहू के पेशवा वो करते थे, पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर। बाय विच मेनी कंसेशंस हैज वर ग्रांटेड टू द मराठास in return for their active and armed resistance in struggle for supremacy going in Delhi. With the help of Maratha troops, the Sayyid brother killed Farrukh Siyar.
ठीक है। अब सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, सैयद ब्रदर्स ने सीधे सीधे जो है बालाजी विश्वनाथ जो हमारे पेशवा हुआ करते थे, छत्रपति शाहू के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर जो है प्लॉटिंग करके जो है फर्रुखसियर को जो है खत्म करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें फैक्ट कौन कौन से मिले, फैक्ट हमें ये मिले कि जहांदार शाह को हराया था फर्रुखसियर ने, आगरा में हराया था 1713 में। ठीक है। किसके सपोर्ट से फर्रुखसियर बैठे थे थ्रोन पे, तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के सपोर्ट से बैठे थे। हुसैन अली खान किस पोजीशन पे थे, वजीर के पोजीशन पे, और हुसैन अली खान किस पोजीशन पे थे, मीर बख्शी के पोजीशन पे थे। ठीक है। फर्रुखसियर जो थे उसने बंदा बहादुर को जो है प्रिजनर बनाया था, कहाँ, गुरदासपुर में, और दिल्ली में उनका एग्जीक्यूशन हुआ था 19 जून 1716 में। ठीक है। 1717 में जो है इन्होंने फरमान दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो जिन्हें हम लोग ट्रेडिंग प्रिविलेजेस भी कहते हैं। कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए गए थे ताकि ये लोग जो है आराम से ट्रेड कर सके। वो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसी के रेन में जो है सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, जिजिया को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था, और पिलग्रिमेज टैक्स जो है किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पे जो है वो भी अबॉलिश कर दिया था। ठीक है। 1719 में जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियर को मरवा दिया था। बालाजी विश्वनाथ कौन होते थे, तो बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू के कोर्ट में जो है वो पेशवा हुआ करते थे, पेशवा जिन्हें हम लोग प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। देख लेते हैं प्रिविलेजेस कौन कौन से थे फरमान ऑफ 1717 के। तो पहला देखिए, द फरमान वॉज पार्टली ग्रांटेड इन रिकॉग्निशन। फरमान आखिरकार दिया क्यों गया था, किस कारण से फरमान दिया गया था, ऑफ ए सर्जन नेम विलियम हैमिल्टन हु ट्रीटेड एम्परर फर्रुखसियर। इनको जो है ना ग्रोइन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है। सूजन हो गई थी इन्हें ग्रोइन में, तो उसका इलाज किसने किया था, विलियम हैमिल्टन ने किया था, जो कि एक सर्जन हुआ करते थे। इन्हीं के रिकॉग्निशन में जो है फरमान ऑफ 1717 दिया गया था। ये जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं ना, ये फोटो, यही वो रिकॉग्निशन का जो है चिट्ठी है जो फर्रुखसियर ने दिया था मिस्टर विलियम हैमिल्टन को। ये ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये नीचे जो है उर्दू में लिखा हुआ है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रिविलेज वाज द फ्रीडम टू ट्रेड विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज एक्सेप्ट फॉर द फिक्स्ड एनुअल पेमेंट। फिक्स्ड एनुअल पेमेंट सेट किया गया था, पर कस्टम ड्यूटीज को जो है पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। यानी आप जितना भी सामान इंग्लैंड से लाओ, आपको किसी भी तरीके का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना है, आप आराम से ट्रेड करो। द कंपनी कुड इशू पासेस दैट अलाउज गुड्स टू मूव फ्रीली। Company could issue passes that allowed goods to move freely without being subject to further taxation or inspection by local official। जैसे मान लीजिए कि आज हम एक स्टेट से एक स्टेट में सामान भेज रहे हैं, तो उसमें जो है जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। एक स्टेट से एक सामान अगर आप एक स्टेट में बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी तो पे करना ही है। उसी तरीके से जो है इस फरमान ने क्या किया, उस तरीके के टैक्स को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पासेस इशू हो जाते थे जिससे कि गुड्स जो है फ्रीली मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और उन गुड्स के मूवमेंट के लिए जो है इन्हें किसी भी तरीका का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। द फरमान स्पेशली अप्लाइड, तो फरमान अप्लाई कहाँ का हुआ था, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, विच वेर मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड रेवेन्यू फॉर मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के ये मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड थे, यहीं पे जो है इन्हें फरमान दे दिया गया था। वाइल द फरमान प्राइमरली बेनिफिटेड the company's overall trade operations, it also permitted companies servants to engage in private trade। प्राइवेट ट्रेड के इंगेजमेंट के लिए भी इन्हें जो है फरमान दे दिया गया था, परमिशन दे दिया गया था, ताकि ये लोग प्राइवेट ट्रेड करें। बट दे वर नॉट कवर्ड बाय द टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन से कवर नहीं थे, बट इन्हें फरमान दे दिया गया था, इन्हें परमिशन दे दी गई थी कि आप लोग जो है प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है आपका फरमान ऑफ 1717 का। ये फरमान जो है ये फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये हमारे फर्रुखसियर जी, देख लीजिए आप लोग। प्रिविलेज आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, प्रिविलेज को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रिविलेज से पॉइंट जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेडिंग प्रिविलेजेस ऑफ फरमान ऑफ 1717। उसमें 3 गलत दिया रहेगा, एक सही रहेगा, उसको उसी एक को आपको चूज करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रफ्यूज दर्जात और रफ्यूज दौला। ये दोनों जो है बहुत ही बेकार रह जाते हैं, इन लोगों को कुछ किया नहीं है, बस बकवास ही किया इन लोगों ने। प्लेस्ड बाय सैयद ब्रदर्स इन प्लेस ऑफ फर्रुखसियर, इन्हें भी सैयद ब्रदर्स ने ही बैठाया था।
In fact, the Sayyid brother raised to the throne 3 young princes in quick succession with a short span of 8 months. यानी 1719 में ही जो है 3 राजा लगातार बैठे हैं. Died of consumption, tuberculosis within 4 months. 4 महीने के अंदर ही इनकी ट्यूबरक्लोसिस से मौत हुई. During his reign, Nikusir, grandson of Aurangzeb, revolted and set up himself as emperor at Agra with the help of Mitrasen and Nagar Brahmin. ठीक है. रफीउद्दौला देख लेते हैं. हुसैन अली खान मार्च अपॉन आगरा एंड टुक निकुसियर ए प्रिजनर. हुसैन अली खान मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया है, मीर बख्शी हुआ करते थे. मीर बख्शी का सीधा सा मतलब होता है पे मास्टर जनरल. पे मास्टर जनरल या आप लोग कह सकते हैं मिलिट्री जनरल. मिलिट्री जनरल भी आप लोग कह सकते हैं मिलिट्री जनरल. ठीक है. गिवन द टाइटल ऑफ शाहजहां टू. इन्हें शाहजहां टू का टाइटल दिया गया था. शॉर्टेस्ट रेन डाइड वेरी क्विकली एज ही टू सफर्ड फ्रॉम कंजम्पशन ट्यूबरक्लोसिस. ये इनका भी मृत्यु जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से ही हुआ था. देख लेते हैं आगे है रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह. ठीक है. सन ऑफ जहानदार शाह. ये जहान शाह के बेटे थे. ब्रदर ऑफ जहानदार शाह के जो ब्रदर थे जहान शाह, ये उनके बेटे थे. हु लव डांसिंग एंड वाज हिमसेल्फ एज एक्सपर्ट कथक डांसर हुआ करते थे. ठीक है. अंडर द लीडर ऑफ निजामुल मुल्क. ठीक है. अब आ गया कौन यहाँ पर? नोबल. अब एक नया नोबल यहाँ पर आया. इनका नाम है निजामुल मुल्क, जिनका और दूसरा नाम चिनकिलिच खान भी है. मतलब मेनली इनका नाम चिनकिलिच खान ही है. ये निजामुल मुल्क तो इन्हें उपाधि दी गई थी. एंड हिज फादर्स कजन मोहम्मद अमीन खान, ही वाज सक्सेसफुल इन डिसलॉजिंग द सैयद ब्रदर सिंस 1720. सैयद ब्रदर को 1720 में जो है मरवा दिया गया था. हुसैन अली खान वाज मर्डर्ड एंड अब्दुल्ला खान वाज मेड प्रिजनर. हुसैन अली खान को मर्डर कर दिया गया था. अब्दुल्ला खान को है जो है प्रिजनर बना लिया था. ही अपॉइंटेड मोहम्मद अमीन खान हु किल्ड हुसैन अली एज वजीर अंडर टाइटल ऑफ इत्मादुद्दौला. ठीक है. इत्मादुद्दौला के टाइटल के साथ मोहम्मद अमीन खान को जो है वजीर बनाया गया. हाउएवर ऑटोनोमस स्टेट इमर्ज अंडर हिज रेन. निजामुल मुल्क इन हैदराबाद, मुर्शीद कुली खान इन बंगाल एंड सादात अली खान इन अवध. मतलब रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह के समय में साम्राज्य का पोजीशन इतना ही खराब हो गया था कि इनके यहाँ जो वजीर या मीर बख्शी हुआ करते थे या जो गवर्नर हुआ करते थे, प्रोविंशियल गवर्नर, उन्होंने जो है अपना अपना एक किंगडम जो है पार्शियली इंटैक्ट कर लिया था. ये निजामुल मुल्क जो है ये गवर्नर हुआ करते थे. इन्हें दक्कन का गवर्नर बनाया गया था 1722 में, और इन्होंने 1724 में जो है अपना खुद का किंगडम बना डाला. मुर्शीद कुली खान को जो है इन्हें भी जो है गवर्नर बनाया गया था बंगाल का. इन्होंने भी 1717 में अपना किंगडम बना लिया. और सादात अली खान को जो है इन्हें अवध का गवर्नर बनाया गया था. इन्होंने भी अपना एक अलग किंगडम बना लिया. The weakness of the empire was exposed when नादिर शाह. अब आते हैं सीन में नादिर शाह, who not only invaded India but also imprisoned the Mughal emperor and looted Delhi in 1739. नादिर शाह का पहला अटैक कब हुआ था? 1739 में हुआ था. ठीक है. नादिर शाह was the emperor of Iran. ईरान के emperor थे, who rose from being the son of poor shepherd to a national hero by driving the Afghans out of Iran. He captured Jalalabad, Peshawar and proceeded towards Lahore. ठीक है. ये जो नादिर शाह हुआ करते थे ये ईरान के किंग थे. इन्होंने अफगान्स को ईरान से बाहर निकाल दिया था. और जब इन्होंने 1739 में अटैक किया था, देखिए यूजुअली जलालाबाद, पेशावर और धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुस रहे थे. Zakaria Khan, the governor of Lahore, surrendered without much fight. Nadir struck a gold cone and read khutbah in his name. ठीक है. नादिर एंड मोहम्मद शाह मेट एट करनाल इन 1739. इसे हम लोग बैटल ऑफ करनाल भी कहते हैं. बैटल ऑफ करनाल जो कि 1739 में हुई थी. मोहम्मद शाह वाज डिफीटेड एंड ही अग्रीड टू पे इंडिमनिटी ऑफ 25 करोड़. 25 करोड़ का वॉर इंडिमनिटी मोहम्मद शाह ने पे किया था.
ट्रांस इंडियस प्रोविंस भी इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था, जिसमें सिंध, वेस्टर्न पंजाब और काबुल आता था। ही ऑल्सो टुक द फेमस कोहिनूर डायमंड भी ये उठा ले गए थे। उसी साल जो है इन्हीं के रेन में जो है रोशन अख्तर के रेन में अहमद शाह अब्दाली ने भी सबसे पहली बार हमला किया था 1748। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को फैक्चुअल डाटा कौन कौन से मिलते हैं। फैक्चुअल डाटा सबसे पहले मिलता है कि रोशन अख्तर जो है वो जहान शाह के बेटे थे, जो कि ब्रदर हुआ करते थे जहानदार शाह के। वो लव डांसिंग एंड हिमसेल्फ वाज अ कथक डांसर बहुत अच्छे थे। निज़ाम उल मुल्क, जिसका नाम चिनकिलिच खान भी था, और हिज फादर्स कजिन मोहम्मद अमीन खान, यानी निज़ाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान, इन दोनों की मदद से जो है इन्होंने सैयद ब्रदर्स को ख़त्म करवा दिया, हुसैन अली खान का मर्डर करवाया और अब्दुल्ला खान को जो है प्रिजनर बना लिया था। ठीक है, जिसमें से मोहम्मद अमीन खान को जो है हुसैन अली को मारने के लिए जो है वज़ीर का टाइटल, वो वज़ीर को पोजीशन दिया गया था और टाइटल दिया गया था इत्मादुद्दौला का, और निज़ाम उल मुल्क को जो है गवर्नर बनाया गया था हैदराबाद का, जहाँ पर इन्होंने जो है बाद में अपना खुद का किंगडम बना लिया हैदराबाद में। 1724 में मुर्शीद कुली खान जो थे, जिन्हें गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, उन्होंने अपना किंगडम वहाँ भी स्थापित कर दिया, और सदत अली खान जिन्हें गवर्नर बनाया गया था अवध का, वहाँ पर उन्होंने जो है अपना किंगडम शुरू कर लिया। इन्हीं के राज में जो है 1739 में जो है नादिर शाह ने जो अटैक किया था, तो नादिर शाह कौन हुआ करते थे, ये ईरान के किंग हुआ करते थे। ठीक है, इनका अटैक शुरू कहाँ से हुआ था, तो इनका अटैक शुरू हुआ था जलालाबाद से, पेशावर और लाहौर से। सबसे पहले सरेंडर किया जकरिया खान ने, जो कि गवर्नर हुआ करते थे लाहौर के। उसके बाद नादिर शाह ने जो है यहाँ पर हमला करने के बाद अपने नाम पे कॉइन्स भी निकलवाए और अपने नाम में खुतबा भी पढ़वाया। ठीक है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह जो है वो करनाल में मिले थे, बैटल ऑफ करनाल में 1739 में, जहाँ पर मोहम्मद शाह जो है वो हार गए थे। उन्हें 25 करोड़ वॉर इंडिमनिटी पे करनी पड़ी थी, और उन्हें सिंध, वेस्टर्न पंजाब और करनाल और काबुल का जो एरिया है वो भी हैंड ओवर करना पड़ा था। साथ ही में कोहिनूर डायमंड जो है वो भी नादिर शाह ले गए थे अपने साथ। इन्हीं के राज में, रोशन अख्तर के राज में जो है अहमद शाह अब्दाली ने भी हमला किया था, जो कि हमला हुआ था 1748 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बारे में, जहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 7 बार जो है वो इंडिया पे अटैक किया था। सबसे पहला अटैक जो है, अटैक से पहले देखिए हम लोग देख लेते हैं कि नादिर शाह का असैसिनेशन हुआ 1747 में। ठीक है, उसके असैसिनेशन के बाद अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी को जो है किंग ऑफ अफगानिस्तान चूज़ किया गया, और इन्होंने टाइटल क्या अज्यूम किया था, दुर्रे दुरानी, जिसका मतलब होता है पर्ल ऑफ पर्ल्स। ही बिगैन इन्वेडिंग इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रेन इन 1748। ये हम लोग पहले के पेज में देख चुके हैं। 1749 में इसने फिर से जो है फ्रंटियर को पार किया, डिफीटेड पंजाब गवर्नर मोइनुल मुल्क, पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को हराया, और मोइनुल मुल्क ने जो है वो 14,000 रुपया के रेमिटेंस को पे करने का वादा किया था। पर अब्दाली फिर से जो है वो फिर से लौट कर आया। 1752 में क्यों आया, क्योंकि उसने जो रेमिटेंस पे करने की बात कही थी वो रेमिटेंस पेमेंट रुक गया था फॉर द थर्ड टाइम, बिकॉज एज ही स्टॉप्ड रिसीविंग द प्रॉमिस्ड रेमिटेंस रेगुलरली। इन November 1756 अब्दाली रिटर्न फॉर द 4th टाइम। ईयर आपको याद रखना है, पहली बार कब आया था 1748 में, दूसरी बार कब आया था 1749 में, थर्ड टाइम आया था 1752 में, 4th टाइम आया था नवंबर 1756 में। ठीक है, जनवरी 1757 में ही एंटर्ड दिल्ली एंड प्लंडर्ड एज फार एज मथुरा एंड आगरा। मथुरा और आगरा तक इसने जो है प्लंडर मचाया था। हराने के बाद उसने क्या किया, ही रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर टू एज द एम्परर, आलमगीर टू को एम्परर बनाया। इमादुल मुल्क को जो है वो वजीर बनाया। रोहिल्ला चीफ नजीब उद्दौला को जो है मीर बख्शी बनाया, और अपने बेटे तिमूर शाह दुर्रानी को जो है सुप्रीम एजेंट टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट्स इन इंडिया। यानी एक तरीका से कहा जाए तो तिमूर शाह दुर्रानी को जो है वो इंडिया का फॉरेन एम्बेसिडर, अगर हम लोग कह सकते हैं तो फॉरेन एम्बेसिडर के तौर पे जो है भारत में छोड़ गया कि चलो तुम यहाँ पर रहो, तुम मेरे साम्राज्य का देख रेख करना यहाँ पर। 1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर गिविंग अ फेटल ब्लो टू देयर एम्बिशन ऑफ कंट्रोलिंग द एम्परर एंड डोमिनेटिंग द कंट्री।
ठीक है। अहमद शाह अब्दाली में हमें पॉइंट्स कौन कौन से मिल जाते हैं। नादिर शाह का असैसिनेशन हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, कब हुआ था, 1747 में, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली को जो है किंग चुना गया अफगानिस्तान का। इन्हें टाइटल दिया गया था दुर्रानी का या पर्ल ऑफ पर्ल्स का। पहली बार इन्वेजन हुआ था मोहम्मद शाह के समय में 1748 में। सेकेंड इन्वेजन 1749 में हुआ था, जिसमें मुइन उल मुल्क जो पंजाब गवर्नर थे उसे इन्होंने हराया था। और हराने के बाद मुइन उल मुल्क ने प्रॉमिस किया था 14,000 रुपीज़ के रेमिटेंस के, ईयरली रेमिटेंस के बारे में। 1752 में फिर से इन्वेजन हुआ। क्यों इन्वेजन हुआ? क्योंकि जो रेमिटेंस आ रहा था वो रेमिटेंस रुक गया था। नवंबर 1756 में फिर से फोर्थ टाइम जो है अब्दाली जो है अटैक करता है इंडिया पे, दिल्ली में एंटर करता है, मथुरा आगरा तक अटैक हमला करता है। जब ये लौट कर जाता है तो लौट कर जाते वक्त जो है आलमगीर टू को एम्परर बनाकर जाता है, इमादुल मुल्क को वजीर बनाकर जाता है, नजीब उद्दौला को मीर बख्शी बनाकर जाता है, और अपने बेटे तिमूर शाह दुर्रानी को सुप्रीम एजेंट बनाकर जाता है, या फिर आप फॉरेन एम्बेसडर भी कह सकते हैं। 1759 में ये फिर से लौट कर आता है, और 1759 में लौट कर आने के बाद ये 1761 में मराठाओं के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करता है, जिसमें मराठाओं को ये हरा देता है, और वो हार मराठाओं के लिए एक बहुत बड़ी हार बन जाती है। वो फिर कभी उस जगह से उभर नहीं पाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे अहमद शाह के बारे में अब। तो मोहम्मद शाह जो हुए थे लास्ट किंग, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अहमद शाह के बारे में। बॉर्न टू मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह के बेटे थे। ओनली सन थ्रू अ डांसिंग गर्ल नेम कुदसिया बेगम उधम भाई। ठीक है, क्या ही कह सकते हैं अब, कुदसिया बेगम से इनका जन्म हुआ था, जिन्हें उधम भाई भी कहा जाता है, या इन्हें टाइटल दिया गया था कुबलाए आलम का। ठीक है, किन्हें दिया गया था, कुदसिया बेगम या उधम भाई को। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड दिल्ली मेनी टाइम, इनके रेन में जो है अहमद शाह अब्दाली का भी अटैक हुआ था, एंड पंजाब अलॉन्ग विद मुल्तान विच सीडेड टू हिम, जो हम लोगों ने पहले अभी अहमद शाह में पढ़ लिया। मराठा स्नैच मालवा एंड बुंदेलखंड, यानी आप देखिए समझिए, उधर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो है अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो रहा है, इधर से दक्कन से जो है वो मराठाओं का अटैक हो रहा है, यानी दोनों तरफ से जो है मुगल पिट रहे हैं सिर्फ। It is believed that his Wazir Imadul Mulk with the Maratha chief Sadashivrao Bhau had him blinded in 1754 and imprisoned him in Salimgarh. मराठा चीफ सदाशिवराव भाऊ के साथ मिलकर इनके वजीर जो थे इमादुल मुल्क, उसने अहमद शाह को अंधा कर दिया था और उसे सलीमगढ़ में जो है इम्प्रिजन करके रखा था। ठीक है, तो अहमद शाह में हमें कौन कौन से फैक्ट मिल जाते हैं। ये बेटे थे मोहम्मद शाह रंगीला के, ठीक है, और कुदसिया बेगम जो कि क्या थी अब मैं बता नहीं सकता, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उधम भाई के, जिन्हें टाइटल दिया गया था कुबलाई आलम का। अहमद शाह अब्दाली बहुत बार जिसने अटैक किया था 1748 से 1752 के बीच। मराठा स्नैच मालवा एंड बुंदेलखंड, मराठा भी उधर से बुंदेलखंड और मालवा स्नैच कर ले गए थे। वजीर इमादुल मुल्क और सदाशिवराव भाऊ जो मराठा चीफ हुआ करते थे, मराठा पेशवा के साम्राज्य में योद्धा हुआ करते थे, इन दोनों ने मिलकर जो है अहमद शाह को ब्लाइंड कर दिया था 1754 में, और इम्प्रिजन कर रखा था सलीमगढ़ में। नेक्स्ट है आलमगीर टू। आलमगीर टू के बारे में आप लोग जानते ही हैं। आलमगीर टू को जो है अहमद शाह अब्दाली ने ही जो है वो एज अ किंग जो है पोजीशन दिया था। ठीक है, तो सन ऑफ जहानदार शाह, ये जहानदार शाह के बेटे हुए करते थे, बहुत बूढ़े, यानी आप समझ लीजिए कि जहानदार शाह का बेटा तो कितना बूढ़ा होने के बाद ये बैठे होंगे। इनके राज में भी जो है रिपीटेड इन्वेजन्स होते रहे हैं अहमद शाह अब्दाली के। द फेमस बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट ड्यूरिंग हिज रेन, इनके समय में बैटल ऑफ पलासी भी हुई है। ही वॉज ऑल्सो मर्डर्ड बाय हिज वजीर इमादुल मुल्क इन 1759। इनका भी मर्डर जो है वो इमादुल मुल्क ने ही किया था, जो कि वजीर ही हुआ करते थे। यानी आप देख रहे हैं कि वजीर जो होते थे, जो नोबल्स होते थे, यूजुअली नोबल, सिर्फ वजीर ही नहीं, नोबल्स का कितना ज़्यादा एक प्रभाव था मुगल कोर्ट में कि वो राजा को ही निपटा दे रहे हैं। राजा जो होता था, एम्परर जो होता था, उसका कुछ है ही नहीं, कुछ क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, उसी को निपटा दिया जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अली गौहर के बारे में। हिज पावर वॉज सो डिप्लीटेड दैट हिज रेन that it led to saying in Persian सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली था पालम,
इनका राज, इनके राज तक आते आते मुगल साम्राज्य जो है वो इतना ही छोटा हो गया था कि उसे एक दोहा दे दिया गया था कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तप आलम। इसका मतलब क्या होता था कि किंगडम ऑफ शाह आलम, यानी शाह आलम का जो किंगडम है वो दिल्ली से पालम तक है सिर्फ। पालम बीइंग अ सबर्ब ऑफ दिल्ली, यानी पालम जो है दिल्ली के बाहर जो है एक छोटा सा शहर हुआ करता था। तो दिल्ली से पालम बस इतना ही मुगल साम्राज्य रह गया था। बाकी उधर से अब अहमद शाह अब्दाली ने भी कब्जा कर रखा था और इधर से मराठा जो थे वो भी परेशान किए हुए थे। ड्यू टू द फियर ऑफ हिज वजीर, अपने वजीर से डर के, he remained refugee with Shujauddaulah of Awadh from 1761 until 1764। 3 साल ये जो है शुजाउद्दौला के अवध में जो है रेफ्यूजी बन के रहते थे वजीर के डर से। ही डिड नॉट रिटर्न टू दिल्ली टिल 1771, हाँ 1771, when the Marathas re-established their hold and invited him to कैपिटल। जब जो है मराठाओं ने एक होल्ड बना लिया था मुगल किंगडम के ऊपर, मुगल एम्पायर के ऊपर, तब जो है ये अवध से जो है वो दिल्ली पधारे थे। नहीं तो ये इतना डरे हुए थे कि ये अवध में ही बैठे हुए थे, किंग बनने के बाद भी जो है दिल्ली पधारने को तैयार नहीं थे। इन्हीं के साम्राज्य में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। He also participated in बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1764 में, along with combined armies of मीर कासिम, जिसमें मीर कासिम भी थे नवाब ऑफ बंगाल, एंड शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, against the British East India Company। He was defeated and forced to sign the Treaty of Allahabad। इन्हें हरा दिया गया था और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने के लिए जो है फोर्स किया गया था, under which the Diwani right to collect revenue of Bengal, which included Bihar and Odisha, was granted to the British East India Company। आप समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स के हाथ में अगर जो है रेवेन्यू कलेक्शन चला गया तो राजा जो हुआ करते थे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है अब। ठीक है, ये हुआ था कब? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। यहाँ हमें पॉइंट कौन कौन से मिल जाते हैं? यहाँ हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं कि इनका जो साम्राज्य है वो इतना ही छोटा हो गया था कि पर्शियन में एक सेइंग है फारसी में कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तक पालम, यानी इन शाह आलम का जो किंगडम है वो सिर्फ दिल्ली से पालम तक रह गया था। ठीक है, वजीर के डर से जो है ये 1761 1761 से 1764 तक जो है वो अवध में ही रहे हुए थे। 1771 में जब मराठाओं ने इन्हें बुलाया एक पोजीशन बना के, तब ये जो है कैपिटल पहुंचे। इन्हीं के रेन में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था 1761 में, जो कि मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इन्हीं के रेन में जो है बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था, जिसमें शाह आलम दो, मीर कासिम जो कि बंगाल नवाब थे, और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये तीनों मिलकर भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाए और इन्होंने साइन किया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, जिसके अंतर्गत दीवानी जो था, दीवानी राइट्स जो था, जो कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स जो हैं वो जो है ब्रिटिशर्स को दे दिए गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। कहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन? बंगाल, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों आया करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अकबर दो के बारे में। रिमेन्ड ओनली अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन 1803। ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में रहते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया था। इन्होंने राजा का टाइटल दिया था राम मोहन रॉय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे आप लोग याद रखेंगे। अकबर टू ने ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन राम मोहन रॉय। ही वाज अ ग्रेट पोएट एंड इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे कहते हैं फूल वालों की सैर। ठीक है, लास्ट राजा हुए हमारे बहादुर शाह जफर। देख लेते हैं इनके बारे में। द लास्ट मुगल एम्पायर हु वाज अ नॉमिनल हेड देन एनीथिंग एल्स एज द मुगल एम्पायर, existing in the name only, and his authority was limited to the city of Delhi। सिर्फ दिल्ली तक ये रह गए थे। शाहजहानाबाद जो भी शाहजहांपुर है उतना ही दूर इनका जो है किंगडम रह गया था, यानी एक आध जिला मिला के। He was an accomplished Urdu poet using Zafar as his pen name and wrote many Urdu ghazals। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, पर उसमें भी कुछ हुआ नहीं। रिवॉल्ट के बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था रंगून में, जहां इनकी मृत्यु हुई 1862 में, यानी 1862 में जो है वो काम खत्म।
मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म। यानी मैंने 1857 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1857 में जो है वो क्वींस प्रोक्लेमेशन आ गया था। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा प्रोक्लेमेशन, इसलिए मैंने यहाँ पर 1857 लिख रखा। पर इनकी मृत्यु जो है, इन्हें हटा दिया गया था गद्दी से 1857 में, और हटा के इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था सारे किंग्स का क्रोनोलॉजी, सारे किंग्स का डाटा और सारे किंग्स का फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि रीजन क्या क्या था मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन का। ठीक है, रीजन देख लेते हैं। नन ऑफ औरंगजेब सक्सेसर कुड गिव एनी स्टेबिलिटी टू एम्पायर। औरंगजेब के जितने भी सक्सेसर हुए उनके में ये एबिलिटी ही नहीं थी, वो इतने एबल ही नहीं थे कि वो एम्पायर को स्टेबिलिटी दे पाए, क्योंकि उधर मराठा परेशान किए हुए थे, इधर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी खुल गया था। तो स्टेबिलिटी देने के लिए एक फर्म किंग की, एक फर्म एम्पायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि औरंगजेब के आने वाले जो सक्सेसर थे वो नहीं दे पाए। वो उस एबल ही नहीं थे, वो उस लायक ही नहीं थे कि वो दे पाए। दे वेर एब्सोल्यूट इनएफिशिएंट, बिल्कुल इनएफिशिएंट थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स। जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये लोग पपेट होते थे, सिर्फ उंगलियों पे नाचते थे नोबल्स के, who ran the administration on their behalf। ठीक है, सेकेंड कॉज क्या है? सेकेंड कॉज है, अ मेजर फैक्टर फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर वाज द फाइटिंग बिटवीन द नोबल्स के बीच में जो लड़ाई होती थी। अब आप समझिए कि बिहार है, बिहार में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करते हैं, हर जिले में अलग अलग लेवल पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर ये लोग आपस में भिड़ जाएं तो बिहार की उन्नति तो वहीं रुक जाएगी। तो सीधी सी बात है, मुगल एम्पायर में भी सेम चीज़ हुआ कि यहाँ पर जो है ये लोग आपस में ही भिड़ गए। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर थे इनके, जितने भी इनके कोटियर थे, वो आपस में ही भिड़ गए, जिसके कारण जो है मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। डिसइंटीग्रेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? डिसइंटीग्रेशन सबसे पहले हुआ निज़ाम उल मुल्क, जिसने हैदराबाद में अपना किंगडम स्थापित किया 1724 में। 1777 में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्थापित किया, और सादत अली खान ने अवध में स्थापित किया 1722 में। यानी वहीं से जो है एक डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। दे हैड अज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर्स एंड द कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेट एक्टिविटीज वे आर गाइडेड बाय देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी उनको जो अच्छा लगता था उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अनुसार जो है वो कोर्ट एक्टिविटीज चलती थी। थर्ड कारण क्या है? थर्ड कारण है, मुगल आर्मी ग्रेजुअली बिकेम इनएफिशिएंट and demotivated after losing too many important battles. The neglect of naval power by the Mughals also cost them dearly। जब एम्परर, देखिए यहाँ पे क्या है कि एम्परर ही इनएफिशिएंट हो गया है, एम्परर की कोई एबिलिटी नहीं रह गई है, तो मुगल आर्मी जो है वो भी एक तरीके से जो है इनएफिशिएंट और डिमोटिवेटेड हो गया था। इतना युद्ध हारते 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 ये लोग पूरा इनएफिशिएंट और डिमोटिवेटेड हो गए थे। इनफैक्ट मुगल नेवी जो है, मुगल नेवी बहुत ही सुपीरियर मानी जाती थी, मुगल नेवी जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। Due to emergence of many autonomous states, the revenue sources depleted due to continuous wars. The treasury was further emptied। ठीक है, बार बार लड़ाई, ऑटोनोमस स्टेट्स के साथ, छोटे छोटे स्टेट्स के साथ, छोटे छोटे स्टेट्स का बार बार रिवोल्ट करना, बार बार उनके साथ लड़ाई करते करते इनके ट्रेजरी, इनका फाइनेंस भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, और इनके हिम्मत ही नहीं रह चुका था कि अब आगे लड़ाई करें। To some extent, the religious and Deccan policies of Aurangzeb contributed to the empire's decline। औरंगजेब के जो रिलीजियस पॉलिसीज थे या डेक्कन पॉलिसीज थे, वो भी जो है कहीं ना कहीं एक फ्यूल की तरह काम किया उसने भी, जो कि एम्पायर के डिक्लाइन में बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एम्पायर का एक्सटेंट। यहाँ जो आप एक्सटेंट देख रहे हैं ये अकबर के टाइम का एक्सटेंट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीका का कोई भी रीजनल पावर नहीं मिलेगा, नो रीजनल पावर। यानी 1600 में या अकबर के टाइम में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है एक कंबाइंड एम्पायर था। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। देयर वाज ए सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। ठीक है, वहीं जब आप यहाँ पर औरंगजेब के टाइम में देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय देखते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये डॉट है यूरोपियन फैक्ट्रीज। ये आप लोग डॉट देख पा रहे होंगे, ये सारी यूरोपियन फैक्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी सेटल हो चुके थे,
जगह जगह पर साउथ इंडिया में भी पुलिकट, मद्रास, पौंडीचेरी, ट्रांक्विबार, नागपट्टनम, त्रिंकोमाले यानी कैंडी तक, यानी आप समझ सकते हैं वहाँ तक, श्रीलंका तक, कोचीन, कालीकट, कैननौर, गोवा में भी, फिर बॉम्बे, बेसिन, दमन, सूरत, दीव, यानी यहाँ पर जो है यूरोपियंस का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव बढ़ गया था। मैसूर किंगडम भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, मराठा एम्पायर भी आप देख सकते हैं, मराठा एम्पायर भी जो है शुरू हो चुका था। इसका कारण सीधा सीधा एक ही है कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थे, या रिलीजियस पॉलिसीज कह लीजिए आप, या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कह लीजिए, वो पॉलिसीज बिल्कुल भी एम्पायर चलाने के लिए सूटेबल नहीं थे। वो पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे, जिसके कारण जो है रीजनल पावर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी हुई कि जिस सांप के दुम पे अगर पैर रखोगे ना, सांप के दुम पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए, उसके सिर पे पैर रखना चाहिए। तो औरंगजेब ने जो है छोटे छोटे जो दक्कन राजा हुआ करते थे, जैसे मराठा या मैसूर, उनके दुम पर पैर रखने का काम किया। इसीलिए जो है धीरे धीरे साम्राज्य जो है डिप्लीट होना शुरू हुआ, और डिप्लीट होते होते आप लोग देख सकते हैं कि 1857 में पूरा साम्राज्य जो है खत्म हो चुका है। तो ये था हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का चैप्टर। इस चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ये रहा मेरा चैनल, ये रहा मेरे हैंडल का नाम, इस हैंडल पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आपको दे दूंगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई कन्फ्यूजन आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। तो ये था हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का चैप्टर। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चलेंगी। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग रोज़ पढ़ाएंगे, हम लोग रोज़ पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि 45 डेज़ में हम लोगों का टारगेट है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।